बच्चा लोग, चलिए तो हम आज की क्लास स्टार्ट करने के पहले ये जान लें कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा है। हमने पिछली क्लास में NPO नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की परिभाषाएं पढ़ ली थी, एग्जाम्पल देख लिए थे और साथ में प्राप्ति भुगतान खाते को भी हमने पढ़ लिया था और क्वेश्चन भी कर लिए थे। अब हमें आगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पढ़ना है, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, आय व्यय खाता, आय व्यय खाता। और पढ़ना है उसके आगे हमें क्या, बैलेंस शीट मतलब चिट्ठा पढ़ना है, ठीक है। लेकिन इन्हें स्टार्ट करने के पहले हमें कुछ मदों का कैलकुलेशन करना होगा। आपको नोट्स में दिखाई दे रही होंगी आगे, इसमें लिखा है कुछ महत्वपूर्ण मदों के व्याख्या में वर्णन, ठीक है। तो हमें कुछ मदों के बारे में पढ़ना होगा। क्यों पढ़ना है, इसका रीज़न, क्योंकि हमने अभी तक प्राप्ति भुगतान खाते में जो पढ़ा कि जो भी हो, कोई सी भी टाइप की इनकम हो, कुछ भी नाम हो उसका, कोई भी टाइप का एक्सपेंस हो, कुछ भी नाम हो उसका, अगर वो पैसा मिल रहा है तो लिख दो, जा रहा है तो लिख दो, बस केवल इतना ही पढ़ा अपन ने। लेकिन आय व्यय खाता जो होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो होता है सेम टू सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा, ठीक है, लाभ हानि खाते के जैसा होता है। लाभ हानि खाते में हमने क्या किया था कि उसी ईयर की इनकम को और उसी ईयर के एक्सपेंसेस को मैच किया था, ठीक है। सेम ईयर की इनकम और सेम ईयर के एक्सपेंसेस को मैच किया था। मैच क्यों किया था, क्योंकि लेखांकन के सिद्धांतों में हमने एक सिद्धांत पढ़ा था, मिलान का सिद्धांत, मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अगर याद ना हो तो 11वीं की बुक उठाओ और उसको एक बार रिवाइज कर लो। उसमें हमें बोला गया था कि आपको सेम ईयर की इनकम और सेम ईयर के एक्सपेंसेस को मैच करना है। अब इनकम सेम ईयर की मतलब कि इनकम जो है वो अगर मिल गई हो तो भी वो इनकम ही होती है, और अगर मिलना बाकी रह गई हो तो भी वो इनकम ही होती है। एक्सपेंस अगर वो पेमेंट हो चुका है तो भी वो एक्सपेंस है, और अगर पेमेंट होना बाकी है तो भी वो एक्सपेंस है। जैसे कि हमने किसी कर्मचारी को काम पे रखा, अब हमने उससे काम कराया हो और या ना कराया हो, हमें उसको सैलरी तो देनी ही पड़ेगी, चाहे कितना भी काम कराया हो सैलरी तो देनी पड़ेगी। रूम रेंट पे लिया, रेंट तो देना पड़ेगा, चाहे आप रहो अथवा ना रहो, ठीक है। और ये पेमेंट कर दिया गया हो या करना बाकी रह गया हो, मतलब अदत्त व्यय जो थे ना, अदत्त व्यय, तो वो भी हमें जोड़ के लिखने पड़ेंगे कि टोटल हमारा एक्सपेंस जो है वो 3000 रुपीज़ का है। हमने भले ही अभी 3000 में से 2000 ही दिए हैं, लेकिन 2000 प्लस अदत्त 1000 रुपये, टोटल 3000 का एक्सपेंस, ऐसा करके हम लिखते थे लाभ हानि खाते में, ठीक है। वैसे ही ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है, सेम टू सेम ऐसे ही इसमें लिखा जाएगा। अब क्या हो रहा है, हमें इन मदों में से ये भी देखना है कि कौन सी मद आय व्यय खाते में आने वाली है और कौन सी मद बैलेंस शीट में जाने वाली है, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि आगमगत आय और व्यय, ये लिखा हुआ है आगमगत आय और आगमगत व्यय, वो लिखे जाते हैं आय व्यय खाते में, और पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय को हम कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट में लिखते हैं, ठीक है। तो हमें इन्हीं मदों में से ये बाइफर्केशन भी करना पड़ेगा, पहले तो उनको डिटेल में पढ़ना है हमें, ठीक है। उसके बाद उसका कैलकुलेशन भी करना है, फिर ये भी डिसाइड करना है कि वो आगमगत मद है तो आय व्यय खाते में जाएगी और पूंजीगत मद है तो बैलेंस शीट में जाने वाली है, ओके। चलिए तो नोट्स में देखिए, सबसे पहली मद आपको क्या दिख रही है, चंदा या अंशदान, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ये लिखा हुआ है सबसे पहली मद चंदा, सब्सक्रिप्शन, ठीक है। नोट्स को प्रिंट निकलवा कर आप साथ में रखिए और उन्हीं से पढ़िए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या है चंदा या सब्सक्रिप्शन। अब इनमें क्या बोला कि आयगत आय माना जाएगा इसे कब, जब ये चंदा सामान्य होगा, मतलब सामान्य चंदा, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी मेंबर होते हैं चंदे के नाम पर पैसा देते हैं और वो स्पेसिफाई नहीं करते कि इसका खर्च आप कहाँ करेंगे, किस काम में खर्च करेंगे, तो वो कहलाता है सामान्य चंदा। तो सामान्य चंदा का क्या करना है अपन को, इसको हमें इनकम और एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में लिखना है। इसको हम आगमगत आय मानेंगे और क्रेडिट करेंगे कहाँ पर, इनकम और एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड इसको लिखेंगे, ठीक है।
पूंजीगत आय कब माना जाएगा? जब विशेष कार्य हेतु मिला। अगर चंदा देते समय मेंबर ने स्पेसिफाई कर दिया कि इस चंदे का यूज़ आप केवल और केवल इसी विशेष काम में कर सकते हैं, जैसे कि मंदिर को मिला है चंदा, ये मंदिर की बिल्डिंग का निर्माण करने के लिए ही मिला है, या मंदिर में पूरे में टाइल्स लगाने के लिए ही मिला है, या फिर वहाँ पर रामायण या भागवत वगैरह कराने के लिए ही मिला है, या गरीबों को भोजन कराने के लिए ही मिला है, तो यहाँ पर चंदा मिलते समय एक कंडीशन जुड़ गई कि इसका उपयोग जो है वो इस विशेष कार्य में होना चाहिए। इसकी वजह से हम चंदे को एक दायित्व की तरह देखेंगे और बैलेंस शीट में लायबिलिटी की तरफ रखेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक उस चंदे का उपयोग हम उस विशेष कार्य में नहीं कर देते तब तक वो चंदा हमारे लिए क्या रहेगा? दायित्व रहेगा और बैलेंस शीट में लायबिलिटी की तरफ दिखाई देगा और ये पूंजीगत आय माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें अपन। अब हमें चंदे का एक फॉर्मेट दिया हुआ है, लिखा हुआ है मेथड 1। ठीक है, ये चंदे के कैलकुलेशन के लिए है। चंदे के कैलकुलेशन के लिए हमें पीछे अकाउंट भी दिया हुआ है मेथड 2 में। मतलब चंदे का कैलकुलेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो एक नॉर्मल सा फॉर्मेट बना के भी कर सकते हैं और हम यहाँ पर कैलकुलेशन अकाउंट बना के भी कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन का। आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, चंदे का कैलकुलेशन करके बताइए। हो सकता है अकाउंट बनाने के लिए आए या फिर नॉर्मल कैलकुलेशन करने के लिए आए। तो हम शुरुआत करते हैं मेथड 1 से, जो कि एक नॉर्मल फॉर्मेट है चंदे का। ठीक है, लेकिन उसके पहले हमें कुछ चीज़ समझनी होगी। आगे आपको नीचे दिख रहा है क्या? ये ईयर है। हम समझ लें कि हम 2011 की बातचीत कर रहे हैं। अभी फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है? 2011। ठीक है, हम 2011 की अकाउंटिंग कर रहे हैं। हमारा जो पिछला साल था वो क्या था? 2010 था। और हमारा जो आने वाला है भविष्यकाल वो क्या है? हमारा 2012 है। हमें चंदे का कैलकुलेशन 2011 के लिए करना है। मतलब कि 2011 में चंदे से हमारी टोटल इनकम कितनी हुई ये निकालना है और आय व्यय खाते में लिखना है। अब हो सकता है कि चंदे की जो हमारी 2011 की इनकम है उसमें से कुछ मिलना बाकी रह गया हो सकता है ईयर एंड तक हमें वो पैसा नहीं मिल पाया, अदत्त रह गया, बाकी रह गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वो हमारी इनकम है, उसको हमें ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। भले ही नहीं मिली तो क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर मिल जाएगी, है ना। तो वो हमें इनकम दिखानी होगी और ऐड करनी होगी। उसके पहले हम थोड़ा ये समझ लें कि हमने प्राप्ति भुगतान खाता जब पढ़ा था तो उसमें हमने ये डिफरेंस नहीं किया था कि ये पैसा जो आ रहा है चंदे का वो इस ईयर का है या पिछले वाले ईयर का है या आने वाले ईयर का है। हमने वो अमाउंट लिख दिया था जो हमें इस ईयर में रिसीव हुआ, बस। चाहे वो पिछले ईयर का अमाउंट हो या आने वाले ईयर का अमाउंट हो या इसी ईयर का अमाउंट हो। लेकिन अब हमें ऐसा नहीं करना है। अब हमें चंदे की वो ही इनकम देखनी है, लिखनी है जो हमें इस वर्ष के लिए हुई है। इस वर्ष की जो हमारी इनकम है वही लिखना है, बस। तो पहले हम ये देखें कि ये जो है वो 2011 का वर्ष है। ठीक है, यहाँ पर वर्ष का प्रारंभ कब हुआ था? 1 जनवरी 2011 को। ये क्या है? वर्ष का प्रारंभ। किस वर्ष का? हमारे वित्तीय वर्ष का। ठीक है, और जस्ट एक दिन पहले, मतलब कि 31 दिसंबर 2010 को 2010 वर्ष का अंत था। ठीक है, 2010 ये वर्ष का अंत था और जस्ट अगले दिन 2011 ये वर्ष का प्रारंभ हो गया। यहाँ पर डेट क्या आएगी? 31 दिसंबर 2011। ठीक है, ये कहलाएगा क्या? वर्ष का अंत, वर्ष, वित्तीय वर्ष का अंत। और जस्ट अगले दिन से ही 1 जनवरी 2012 शुरू हो जाएगा। यहाँ पर सन 2012 की शुरुआत हो रही है, ये वर्ष का प्रारंभ है। ये ज़रूर ध्यान से समझ लें आप। हुआ क्या? ये वर्ष का प्रारंभ है, ये वर्ष का अंत है। किस वर्ष का? वित्तीय वर्ष 2011 का। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं अब कि वित्तीय वर्ष का प्रारंभ ही पिछले वर्ष का अंत होता है, एक ही बात है।
और हम ये भी कह सकते हैं कि वित्तीय वर्ष का अंत ही नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष का, आने वाले वर्ष का प्रारंभ होता है। ठीक है, अब होना यह है कि हमें केवल और केवल 2011 वर्ष की ही इनकम लिखनी है। मतलब केवल इतने वर्ष की जो इनकम है चंदे की हमारी, वो ही लिखनी है। इस ईयर की इनकम या इस ईयर की इनकम इसमें नहीं सम्मिलित होना चाहिए। ठीक है ना, ये बात आप पहले माइंड में क्लियर कर लो। और किसी भी वर्ष की इनकम इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हम वो अमाउंट लिखते हैं, क्या, जो हमें 2011 में रिसीव हुआ कैश में। मतलब कि प्राप्ति भुगतान खाते में अपन ने लिखा था टोटल करके कि हाँ भाई टोटल हमें इतना इतना अमाउंट, ठीक है, प्राप्त हुआ है, कैश में मिला है। तो वो हमने लिखा यहाँ पर वर्ष के दौरान प्राप्त चंदा, जो भी अमाउंट हो वो आप लिख दें, हमें कैश में इतना मिला। फिर हम धीरे धीरे उसमें से छटनी करेंगे कि इसमें से इनकम कितनी है हमारी इस वर्ष की। ठीक है, तो हमने लिखा वर्ष के दौरान प्राप्त बंधु चंदा, टोटल लिख दिया हमने। फिर होगा ये कि हो सकता है पिछले वर्ष मतलब 2010 में हमें कुछ चंदा मिलना बाकी रह गया था। कहाँ पर? इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, है ना। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर 2010 का चंदा वर्ष के अंत में, 2010 के वर्ष के अंत में मिलना बाकी रह गया था। वो हमें जाके मिला कब? 2011 में मिला। अब यहाँ पर ये डिसाइड करना है कि ये जो पैसा मिला है 2011 में, ये हमारी इनकम है या नहीं? बताइए, आप सोचिए ज़रा। नहीं है, ये 2010 की इनकम है। भाई जब 2010 में मिलना थी तो इनकम कब की है? 2010 की। लेकिन बिना मतलब में ये जो हमारा समझ लीजिए अमाउंट है 1 लाख रिसीव हुआ, इसमें जुड़ी हुई है, ऐड है। पिछले साल की इनकम इसमें जुड़ी हुई है, ऐड है। हमें वो नहीं चाहिए तो हमने क्या कर दिया? उसको माइनस कर दिया। ये देखिए, वर्ष के प्रारंभ में अदत्त चंदा, इसको बोलते हैं वर्ष के प्रारंभ में अदत्त चंदा। मतलब कि वित्तीय वर्ष 2011 का प्रारंभ ही पिछले वाले वर्ष का अंत है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वर्ष के प्रारंभ या फिर पिछले वर्ष का अंत में जो अदत्त था चंदा, वो हमें यहाँ से माइनस कर देना है। ठीक है, क्योंकि वो 2011 की इनकम नहीं है। अब क्या हुआ? हो सकता है कि 2010 में हमें कुछ पैसा मिला हो जो कि एडवांस था। मतलब कि वो था किस लिए? 2011 वर्ष के लिए था। कोई एक ऐसा व्यक्ति था, ठीक है, जिसके पास बहुत सारा पैसा था, तो उसने 2010 का चंदा तो दिया ही दिया, साथ में 2010 में ही उसने 2011 के लिए भी एडवांस चंदा दे दिया। अब एडवांस चंदा दे दिया मतलब ये इनकम कब की हुई? ये इनकम हुई 2011 की। भले ही पहले मिल गई तो क्या हुआ, है तो इनकम 2011 के लिए ही ना। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जोड़ना पड़ेगा। तो हमने क्या लिखा? प्रारंभिक अग्रिम पूर्व दत्त चंदा। ठीक है, मतलब वर्ष के प्रारंभ में, प्रारंभ मतलब ये वाला, वर्ष के प्रारंभ में मतलब कि पिछले वर्ष के अंत में, ठीक है, पिछले वर्ष के अंत में हमें जो एडवांस मिला था, पूर्व दत्त मिला था या अग्रिम मिला था, वो हमें क्या करना है? इस इनकम में जोड़ देना है। ठीक है, 1 लाख वाली इनकम में अपन को क्या करना है? जोड़ देना है, क्योंकि ये ऐड नहीं होगी। ठीक है, जोड़ दिया हमने। अब क्या हुआ? हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि 2011 में कुछ पैसा मिलना बाकी रह गया हो। 2011 में जैसे कि हमारे मेंबर जो हैं वो 100 हैं, सबसे 100 रुपये चाहिए। तो यहाँ पर हुआ ये कि 100 मेंबर्स ने पैसे ना दे के 90 मेंबर्स ने 100 रुपये दे दिए। मतलब 10 मेंबर्स से पैसा मिलना बाकी है।
हमारी इनकम कितनी हुई 100 इंटू 100 10,000 रुपये, ठीक है। तो 10,000 में से अभी 10 लोगों का 100 रुपये मतलब 1,000 रुपये मिलना बाकी रह गया। तो क्या हुआ, इनकम तो 2011 की ही है ना, इनकम जो है वो किसकी है, वर्ष 2011 की ही है। तो हमने क्या किया, इसको हमने जोड़ दिया 1,00,000 रुपये कि भाई वर्ष के अंत में अदत्त चंदा, ये हमने क्या किया, इसी इनकम में जोड़ दिया। अब ऐसा भी हो सकता है जैसे कि 2010 में एक मेंबर ने एडवांस पैसा दिया था 2011 के लिए, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई मेंबर 2011 में 11 का चंदा तो देता ही है, साथ में आने वाले ईयर 2012 का भी इसी वर्ष में एडवांस दे देता है यहाँ पर। अब क्या होगा कि ये जो इनकम हमें हुई है या फिर पैसा जो मिला है, कब का, 2012 का जो पैसा है वो हमें अभी मिला है, वो हमारी इनकम नहीं है, वो हमारी इस वर्ष की इनकम नहीं है, वो इनकम है 2012 की। तो वो हमें हटानी पड़ेगी क्योंकि वो हम नहीं लिख सकते। तो हम क्या करेंगे, वर्ष के अंत में प्राप्त अग्रिम चंदा, ऐसा करके उसको हम माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर जो फाइनली कैलकुलेट होकर जो चंदा निकलेगा वो बिल्कुल प्योर होगा, गंगा की तरह पवित्र, केवल और केवल 2011 का बस। और इसमें जो पिछले ईयर एडवांस मिला था वो भी शामिल है, जो इस वर्ष का बाकी रह गया था वो भी शामिल है। तो इसमें हमारी टोटल इनकम अपन को दिखाई देगी 2011 की। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मामला, है ना, आसानी से समझ में नहीं आता, थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसमें। तो अभी मैं आगे मेथड 2 पढ़ाऊँगा, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट, ठीक है। तो वहाँ से भी कुछ चीज़ें समझने मिलेंगी और उसके बाद जब अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, ये बात की गारंटी है कि ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी बिल्कुल। अभी आप कंफ्यूज मत होइए और जो मैंने बताया है इसको कम से कम 3-4 बार देखिए आप। तो 3-4 बार आप वीडियो को रिपीट कर करके देखिए, केवल ये पार्ट को, ठीक है। बाकी अपन क्वेश्चन प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। चलिए आगे देखें अपन। हाँ, तो अब सेकंड मेथड की बारी आई। सेकंड मेथड में क्या है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट तैयार करना होता है। अब ये अकाउंट का फॉर्मेट है, इसे आप याद रख लें, है ना। और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी होती है वहाँ से इन्फॉर्मेशन उठा के अपन को केवल इस अकाउंट में पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो शेष है, शेष राशि, मतलब कि ये जो 5 पॉइंट्स हैं इनमें हमें राशि भरना है, ठीक है। और ये वाला जो है आय व्यय खाते का, ठीक है, आय व्यय खाते में कितना पैसा ट्रांसफ़र होने वाला है, तो इन 5 मदों को लिखने के बाद हम जो शेष निकालेंगे वो हमारा क्या आएगा, आय व्यय खाते में जो राशि जानी है वो निकल आएगी फाइनली। स्टार्टिंग कहाँ से होगी, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या लिखना होता है कि हमने इस वर्ष में, मतलब हमारे फाइनेंशियल ईयर में जितना पैसा प्राप्त किया है उसमें सब कुछ शामिल होता है, पिछले वर्ष का भी और आने वाले वर्ष का भी सब कुछ शामिल होता है ना। वो हमने यहाँ पर लिख दिया सबसे पहले, तो जो हमें प्राप्त हुआ है वो। उसके बाद हमें ऊपर क्या लिखना है, अग्रिम चंदा। अग्रिम मतलब एडवांस। कब का लिखना है, वर्ष के प्रारंभ का। वर्ष के प्रारंभ का मतलब कि ये हमारा फिर से 2011 है, ये 2010 है और 2012 है, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ष, वित्तीय वर्ष हमारा 2011 है। हमने बोला अग्रिम चंदा कब का, वर्ष के प्रारंभ का, तो वर्ष के प्रारंभ का एडवांस, मतलब कि ये वर्ष का प्रारंभ और पिछले वर्ष का अंत सेम चीज़ हुई। तो हमें इस वर्ष में जो एडवांस पैसा मिला था, ठीक है, 2011 के लिए, 2011 के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ष
के प्रारंभ में अग्रिम, ठीक है। और इसको हम इस तरीके से क्रेडिट की तरफ लिख देते हैं। ये डेबिट की साइड है और ये क्रेडिट की साइड है। ये क्या है? अदत्त चंदा। कब का? वर्ष के प्रारंभ का। अदत्त मतलब मिलने से बाकी रह गया, मिलना बाकी रह गया। वर्ष के प्रारंभ का, यही वर्ष का प्रारंभ है। और ये जो वर्ष का प्रारंभ है ये पिछले वर्ष का अंत है। मतलब 2010 के अदत्त की बातचीत चल रही है। 2010 में जो चंदा मिलने से बाकी रह गया उसकी बात हो रही है, वो हमें लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या है? अदत्त चंदा कब? वर्ष के अंत में। अब ये हमारा वित्तीय वर्ष है और ये हमारे वित्तीय वर्ष का अंत है यहाँ पर, ठीक है, जो कि आने वाले वर्ष का प्रारंभ भी है, एक ही बात है। तो वित्तीय वर्ष के अंत में जो पैसा मिलना बाकी रह गया वो हम यहाँ लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है? अग्रिम चंदा। कब? वर्ष के अंत में। ये हमारा वित्तीय वर्ष है, ये हमारा वित्तीय वर्ष का अंत है और वित्तीय वर्ष के अंत में अग्रिम मिला, एडवांस मिला, एडवांस। तो जब यहाँ पर चंदा एडवांस मिलेगा तो वो किस लिए मिलेगा? आने वाले साल के लिए एडवांस मिलेगा, है कि नहीं? एडवांस उसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो इस साल का नहीं है, आने वाले साल के लिए है। इसकी वजह से इस वर्ष के अंत में जो हमें फाइनल अमाउंट दिखाई देगा, कहेगा एडवांस वाला, जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए है, उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। बस हम इनको ऐड करेंगे, टोटल यहाँ लगाएंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, इस टोटल में से माइनस करेंगे, तो हमारे पास आय व्यय खाते में जाने वाली जो राशि है, अर्थात इस ईयर का चंदा की इनकम, वो हमें मिल जाएगी और उसको आय व्यय खाते में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। धीरे धीरे आपको ये बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगी जैसे ही हम क्वेश्चन करेंगे आगे तब। ओके, तो टेंशन ना लें।